हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपके लेंस होते हैं, बेसिकली गोलीय लेंस या स्फेरिकल लेंस जो होते हैं, उनके माध्यम से जो है किस प्रकार की इमेज बनती है और उनके किरण आरेख क्या क्या हैं, ये हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जिसमें हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के बारे में डिस्कस किया था। तो बच्चों, जो आपका अवतल लेंस था उसके बारे में हमने जो है दो तरीके से या दो उसकी जो दो तरीके से इमेज बनाता है ये डिस्कस किया था। पहले हमने देखा था कि जब वस्तु इंफिनिटी पे होती है, अनंत पे होती है, तो उस समय इमेज जो है फोकस पे बनती है और ये जो इमेज होता है या प्रतिबिंब होता है ये आभासी और सीधा होता है और बहुत ही छोटा होता है, यानी बिंदु के आकार का या पॉइंट साइज का हो। नेक्स्ट हमने देखा था कि जब आप वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखते, यानी अनंत और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में रखते हैं, तो इस केस में जो आपकी इमेज बनती है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल केंद्र के बीच में बनती है। ये जो इमेज या प्रतिबिंब होता है ये वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, यानी आभासी और सीधा होता है। और जो प्रतिबिंब होता है इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है, यानी डिमिनिश्ड होता है। इतना हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं जो आपके साइन कन्वेंशन, ठीक है, कि जो आपके साइन कन्वेंशन होते हैं इस केस। पहले जो आपके पिछले लेक्चर थे जब हमने मिरर यानी दर्पण के बारे में पढ़ा था, तो उस केस में भी हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किए। यहाँ पे भी हम आपके साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लेंस है, ठीक है, हमने ये लेंस की पोजीशन मानी। अब इस लेंस के ऊपर की तरफ, यानी ऊपर पे, या आप कह सकते हैं कि जैसे लेंस है, लेंस का जो ये मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर जितनी भी वस्तुएं इस तरीके से रखी जाएंगी जो सीधी हो, जो आपका मुख्य अक्ष है इसके ऊपर जो भी वस्तु रखी जाएगी जो बिल्कुल सीधी होगी, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे? पॉजिटिव, यानी धनात्मक लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर वस्तु जो है इन्वर्टेड है या उल्टी है, यानी मुख्य अक्ष के नीचे है, तो ऐसी वस्तुओं को हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। यानी जब भी आप हाइट के बारे में या वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनता है जो कि सीधा होता है, तो हम इसकी हाइट को धनात्मक यानी पॉजिटिव लेंगे, यानी हम प्लस साइन के साथ इसकी हाइट लेंगे। इसी तरीके से अगर मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जो इमेज बनेगी, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो इस केस में जब भी हम हाइट लेंगे, जब भी हम ऊंचाई लेंगे, तो हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो साइन आएगा हाइट में वो नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं जब आप किसी वस्तु की जो दूरी है लेंस से, तो जब भी हम लेंस से किसी भी वस्तु की दूरी लेते हैं, हमने लेंस के सामने क्या रखा है? वस्तु रखी। हम मोस्टली जो वस्तु है या ऑब्जेक्ट है वो इधर की साइड लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप वस्तु की दूरी लेंगे तो ये हमेशा आपका नेगेटिव में आएगा। वहीं जब हम प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब जो है या तो आपका इस साइड बनता है या फिर यहाँ, ठीक है। तो अगर इस साइड बनता है, यानी इस तरफ को, राइट साइड को, ठीक है, दाहिनी ओर बनता है, तो आप हमेशा दूरी पॉजिटिव मिले। और अगर लेफ्ट साइड में या बाएं ओर बनता है, तो इसे आप यहाँ पे जब भी आप दूरी लेंगे तो आप नेगेटिव साइन के साथ लेंगे।
जैसे कि आपका नंबर लाइन में होता है, नंबर लाइन में भी आपका जो आपका राइट साइड होता है उसे हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं और लेफ्ट में आप नेगेटिव लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो लेंस का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा, मिरर में भी बिल्कुल ऐसा ही, इसी प्रकार से ही आपको यहाँ पे लेंस के कॉन्सेप्ट में जितनी भी डिस्टेंस है, चाहे आपकी डिस्टेंस है चाहे ऊंचाई है, सब इसी प्रकार से ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ले। अब हम बात करते हैं जो आपके कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस है, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस है, इनका फोकस कैसा। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की, तो इस केस में जो आपका फोकल लेंथ हो, फोकल लंबाई जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे से आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखते हो और पहली जो सरफेस है जहाँ पे जो ये वस्तु है, इसकी जो यहाँ से जो किरण आ रही है वो पड़ेगी, वो इस सतह पर पड़ेगी। अब इसका आप देख सकते हैं, इसका फोकस जो होगा वो इधर की साइड होगा, ठीक है, इसका फोकस इधर की साइड होगा। तो जो इसकी फोकल दूरी होगी वो OF2 होगी, इसकी जो फोकल दूरी होगी या फोकल लंबाई जो होगी, वो OF2 होगी। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ है, यानी जिस दिशा में किरणें जाती है उसी दिशा में है, तो इसलिए आप यहाँ पे फोकल लेंथ या फोकल लंबाई जो है पॉजिटिव लें, क्योंकि इसकी आप पहली सतह देख सकते हैं, पहली जो सरफेस है वो उसका जो फोकस है वो इधर की साइड है, यानी राइट साइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस की, अवतल लेंस के केस में अगर आप इस सतह को देखें, क्योंकि ये जो सतह है यहीं पे आने वाली किरणें सबसे पहले पड़े, तो ये जो सतह है इसका जो फोकस है वो ये है सॉरी F1 है, ठीक है, इसका जो फोकस है वो क्या है F1। और आप देख सकते हैं कि लेंस के लेफ्ट साइड में, इसके बाईं ओर, तो ये जो है यानी जो इसकी फोकल लंबाई होगी, ठीक है, यानी फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी अवतल लेंस के केस में जो फोकल लेंथ है या फोकल लंबाई है वो नेगेटिव होती है, माइनस साइन के साथ आप लिखते हैं उसको। और वहीं अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो इस केस में पॉजिटिव होती है। All distances are measured from optical center of the lens। अब सबसे पहली बात, जब भी आप लेंथ को मेजर करते हैं, लंबाई, चाहे आप दूरी मेजर करें, लंबाई मेजर करें, सब कहाँ से करते हैं, आपका ऑप्टिकल सेंटर यानी जो आपका ऑप्टिकल केंद्र है, ठीक है, वहां से आप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसके फोकस की, आपके जो लेंस है उसके फोकस की, तो हम हमेशा यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ही इसे मापते हैं। इसी तरीके से अगर हम वस्तु रख रहे हैं, वस्तु की दूरी ये भी हम ऑप्टिकल सेंटर से ही मापते हैं। सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती। The distances measured in the direction of incident of light are taken as positive and vice versa। अब इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो भी दूरी आप किरण की दिशा में लेते हैं, किसकी डायरेक्शन में लेते हैं, इंसिडेंट रे या अपतित किरण की दिशा में लेते हैं, हमेशा उस दूरी को पॉजिटिव लिया जाता है। और इसके विपरीत या इसकी उल्टी तरफ, यानी इसकी डायरेक्शन के विपरीत, इसकी दिशा के विपरीत जो भी हम डिस्टेंस या दूरी लेते हैं उसे हमें नेगेटिव में लेना हो। The distances measured in the direction of incident of light are taken as positive and vice versa। प्रकाश के अपतन की दिशा में मापी गई
दूरियों को धनात्मक तथा विलोमतः लिया जाता है, यानी इसके विपरीत दिशा में आप कैसे लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। नेक्स्ट है all heights above the principal axis of the lens are taken as positive and vice versa. लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी ऊंचाइयों को धनात्मक तथा इसके विपरीत लिया जाता है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की यानी मुख्य अक्ष की, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी हम वस्तुएं लेंगे, ठीक है, तो जो भी हम लंबाई लेते हैं वो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे और इसके नीचे जो लंबाई लेंगे वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की, यानी रैखिक आवर्धन। लेंस के द्वारा रैखिक आवर्धन क्या होता है, इसको हम m से डिनोट करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि कोई भी वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रहा है, कोई लेंस है, एक लेंस है, लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, वो कितना बड़ा या छोटा है, ये हम आवर्धन के माध्यम से समझ पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। यहाँ पे जो h डैश है, आप यहाँ पे h डैश देख सकते हैं, ये जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी जो आपकी प्रतिबिंब या इमेज है उसकी जो हाइट है उसे h डैश से रिप्रेजेंट किया है और वस्तु की ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रैखिक आवर्धन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका आवर्धन या मैग्निफिकेशन होता है ये अनुपात होता है, रेशियो होता है, किसका, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि जो आवर्धन होता है ये रेशियो है, अनुपात है प्रतिबिंब की दूरी का और वस्तु की दूरी, यानी v और u का अनुपात, या आपकी जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। द लीनियर मैग्निफिकेशन is also related to the object distance u and image distance v। यानी जो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है, रेखीय आवर्धन है, ये जो है ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से रिलेटेड है, इससे संबंधित है। This shows that the linear magnification produced by a lens is also equals to the ratio of the image distance v to the object distance u। और इसके साथ साथ अगर हम रेखीय आवर्धन की बात करें तो ये अनुपात होता है किसका, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। रेखीय आवर्धन वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से भी संबंधित है। इससे पता चलता है कि लेंस के द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन भी प्रतिबिंब की दूरी v से वस्तु की दूरी u के अनुपात के बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला आपका m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, या आप लिख सकते हैं m इक्वल्स टू v अपॉन u होता। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, आपको इसको लर्न करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स में ये आता है। आपका अगला टॉपिक है लेंस फॉर्मूला यानी लेंस सूत्र। अगर हम लेंस फॉर्मूला की बात करें तो जो लेंस फॉर्मूला होता है ये एक रिलेशन है या संबंध है किसके बीच में, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकल लंबाई के बीच का जो संबंध है वो आपका लेंस फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास v का मान है, u का मान है, तो आप f निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास u और f का मान है तो v निकाल सकते हैं, या v और f का मान है तो आप u निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है, संबंध है किसके बीच में, u, v और f के बीच।
In optics, the relationship between the distance of the object image, the relationship between the image and the distance of the object u and the focal length f of the lens is given by the formula known as lens formula. यानी प्रकाशिकी में प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u और लेंस की फोकल लंबाई f के बीच के संबंध को सूत्र द्वारा दिया जाता है, जिसे लेंस सूत्र के रूप से जाना जाता है. The lens formula is applicable for convex as well as concave lens. यानी जो आपका लेंस फॉर्मूला है, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस है चाहे कॉन्केव लेंस है, दोनों तरीके के गोलीय लेंसों में ये एप्लीकेबल है. आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका यूज करके जो है आप जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करें. तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f. तो ये आपका लेंस फॉर्मूला है. अब आपका अगला टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस, यानी लेंस की क्षमता. तो जब भी हम लेंस की क्षमता की बात करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी लेंस कितना उस पे पड़ने वाली जो किरणें हैं उसे कहीं पे कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, यानी उन्हें अपसरित या अभिसरित कर सकता है. ठीक है, यानी एक जगह उसे मिला सकता है या उसे डाइवर्ज कर सकता है. ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम लेंस की क्षमता की बात करते हैं या लेंस की पावर की बात करते हैं तो इसे हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. यानी जो फोकल लेंथ है f, जिसे आप मीटर से लेते हैं, उसका इनवर्स या p इक्वल्स टू 1/f के रूप में इसे हम जो है डिफाइन कर सकते हैं. और यहाँ f जो होता है उसे आपको मीटर में लेना है. ठीक है, the ability of a lens to bend the light falling on it is called the power of a lens. यानी लेंस की एबिलिटी यानी लेंस की जो है क्षमता या उसकी जो क्वालिटी है जिसके कारण उस पे पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उसे वो बेंड कर सकता है, मोड़ सकता है. इसी को हम लेंस की पावर या लेंस की क्षमता कहते हैं. Since the lens of shorter focal length will bend the light rays more, will have more power. अब ऐसे लेंस जिनकी फोकल लेंथ या फोकल लंबाई कम होती है, ठीक है, जिनकी फोकल लेंथ या फोकल लंबाई कम होती है उनकी पावर या क्षमता ज्यादा होती है. ठीक है, जो लेंस जिनकी फोकल लेंथ या फोकल लंबाई कम होती है उनकी पावर या क्षमता ज्यादा हो. इसी प्रकार से वो लेंस, ठीक है, जिनकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, जिनकी फोकल लंबाई ज्यादा होती है, उनकी क्षमता या उसका जो पावर होता है वो कम होता है. तो आप देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है, किसी भी लेंस के फोकल लंबाई है और उसकी जो क्षमता है यानी पावर है, इन दोनों के बीच में एक इनवर्स का रिलेशन है. यानी अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो क्षमता कम है, अगर क्षमता जो है अगर फोकल लेंथ कम है तो क्षमता ज्यादा है. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में जो है संबंधित है. A convex lens converges the light ray towards the principal axis, whereas a concave lens diverges the light rays away from the principal axis. इसी तरीके से अगर हम लेंस की बात करें तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस जो होता है, तो उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस, जैसे कि ये उत्तल लेंस, इस पे जो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं ये उनको क्या करता है, जो आपका मुख्य अक्ष है वहां पे कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है. वही अगर हम बात करते हैं अवतल लेंस की या कॉन्केव लेंस की, तो ये क्या करते हैं, इस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, जितनी भी किरणें इस पर पड़ती हैं प्रकाश की किरणें, ये उन्हें क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है. ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर देता है
और आपका जो उत्तर लेंस है, इस केस में ये सारी की सारी किरणों को प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष पे कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है। ठीक है, तो ये सेकंड केस में क्या हो जाती है, इस तरीके से बिखर जाती है। किसी लेंस की उस पर पड़ने वाले प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। क्योंकि कम फोकल लंबाई का लेंस प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ेगा, उसकी शक्ति अधिक होगी। उत्तर लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर अभिसरित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर मोड़ता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो आपका P = 1/f है, और f को आप मीटर में लेते। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी आपके पास एक लेंस से ज्यादा लेंस और आपको इनकी पावर निकालनी है। ये एक साथ हमने जो है संयोजित किए हैं, इनको कॉम्बिनेशन बनाया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो P = P1 + P2 + P3 हो। ठीक है, जितने भी आपने लेंस लिए हैं उनके पावर का जो है योग, यानी जितने भी उनके पावर है उनका इंडिविजुअल पावर, जितने आपने लेंस लिए, 3 ली है, 4 ली है, सबका इंडिविजुअल पावर होगा। उनको सब आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस कॉम्बिनेशन का पावर आ जाए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू व्हाट, यानी हवा में यात्रा करती हुई प्रकाश की एक किरण पानी में तिरछी पड़ती है। ठीक है, यानी वो क्या होता है कि आपकी जो प्रकाश की किरण है वो चल रही है और पानी में पड़ती है तिरछी। ठीक है, और पानी में ट्रेवल करती है या चलने लग जाती है। Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? अब आपसे पूछा गया है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर मुड़ेगी, और why, यानी ठीक है। तो आपको क्या कहा गया है कि एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, क्या है, एक लाइट रे है, प्रकाश की किरण है, और वो इस तरीके से तिरछी पानी पे पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे पानी पे पड़ती है। अब क्या होता है, यहाँ पे पड़ी। अब आप ये जानते हैं कि ये कहाँ से चल रही है, वायु यानी एयर से, और कहाँ पे जा रही है, वाटर पे यानी जल पे। अब अगर हम एयर की बात करें, ठीक है, अगर हम वायु या हवा की बात करें, तो ये क्या है आपका रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम। वहीं इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में पानी क्या है आपका सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो लाइट रे है, प्रकाश की किरण है, वो रेयरर मीडियम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम की तरफ चल, यानी क्या होगा, जब ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो इस लाइट की जो रे है, ये जो प्रकाश की किरण है, इसकी स्पीड जैसे ही ये पानी में एंटर करेगी, पानी में चलेगी, तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है डेंसर मीडियम, जिस कारण क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, यानी अभिलंब की तरफ इस तरीके से मुड़ जाए। ठीक है, क्यों मुड़ेगी, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, इसकी स्पीड कम हो। क्यों हुई स्पीड कम, क्योंकि रेयरर मीडियम क्या होता है, ये ऑप्टिकली रेयरर, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है पास पास होते हैं या मीडियम डेंस हो। ठीक है, इस कारण जो प्रकाश की किरण है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है,
तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्थ, यानी प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। बिकॉज द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की किरण जो है वो रेयरर यानी विरल माध्यम से डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम की तरफ जा रही है। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। अब आपका अगला प्रश्न है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। जो प्रकाश है वो एयर यानी हवा से या वायु से कांच की तरफ जाता है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसका जो n है, n का जो मान है या म्यू जिसे आप लिख सकते हैं, तो ये कितना है 1.50। ठीक है, एयर से ग्लास की तरफ जाए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? आपको ये बताना है कि जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी चाल क्या है ग्लास यानी कांच में। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है? प्रकाश की निर्वात में जो है आपको स्पीड दी गई, ठीक है, चाल दी गई है जो कि है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.50 है। कांच में प्रकाश की गति क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको जो है कांच में स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे आप नोट डाउन कर लेंगे। तो आपको क्या दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, जिसे आप म्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एन ले लेते हैं 1.50। नेक्स्ट आपको दिया गया है, ठीक है, आपको दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कांच में प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, कितना दिया है ये आपको निकालना। ठीक है, ये आपको निकाल। नेक्स्ट है आपका कि आपको दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में या निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी आपको सी दिया गया है, कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दिया गया है, आपको कांच में प्रकाश की चाल निकाली है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाली। अब आप जानते हैं आपका फॉर्मूला है n = C/V। ये हमने जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे हम जो है v जो है आपके ग्लास में स्पीड को मान लेते हैं, यानी कांच में प्रकाश की जो चाल है उसे हम v मान लेते हैं। अब यहाँ पे v = C/n ले लेते हैं। ठीक है, c कितना है आपका 3 × 10⁸, n कितना है 1.50। ठीक है, 1.50 सॉल्व करेंगे तो v आ गया आपका 30 × 10⁸/15। तो ये हो गया आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका जो है कांच में, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया
कांच में जो आपकी प्रकाश है उसके 4 कमान आपका ये आ गया। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उन्हें रिवाइज करना है। इसके साथ साथ जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं इनको आपको लर्न करना है और इसमें दिए गए जो आगे के क्वेश्चन हैं उन्हें आपको करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।